हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका फैक्ट्स एंड फियर चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी एक जेल ब्रेक की है। ये कहानी आज तक दुनिया में जितने भी जेल ब्रेक हुए हैं उन सभी से बिल्कुल हटकर है, और वो इसलिए क्योंकि इस जेल को तोड़कर भाग पाना इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। ये कहानी आपको रोमांचित कर देगी, क्योंकि जिस तरह से वो कैदी जेल तोड़कर भागे थे उन्होंने सबको दंग कर दिया था। वही दूसरी तरफ इस कहानी में बहुत सारे रहस्य भी है जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्काट्राज़ जेल की, जो सबसे खतरनाक जेल माना जाता है इस दुनिया का। अल्काट्राज़ जेल जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर के लगभग 2 किलोमीटर दूर पानी में बीचों बीच मौजूद 22 एकड़ के टापू पर बना हुआ है। वैसे तो इस जेल को 1910 में ही बनाया गया था, पर उस वक्त सिर्फ यूएस आर्मी इसका इस्तेमाल करती थी। 11 अगस्त 1934 को अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उस जेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन में तब्दील कर दिया था। ये जेल उन कैदियों के लिए और गैंगस्टरों के लिए बनाया गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूंखार थे, और ख़ासकर उनके लिए जो पहले भी जेल तोड़ने की कोशिश कर चुके थे। एक दिन इसी जेल से 4 लोगों ने भागने का प्लान बनाया। तो आइए शुरू करते हैं द ग्रेट एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज़ की कहानी को। अल्काट्राज़ को दुनिया का सबसे खतरनाक जेल माना जाता था, क्योंकि यहाँ से भागने की कोशिश करने वाले को गोली मार देने का आदेश था। और एक बार यहाँ से कोई चोरी छुपे बाहर निकल भी जाता और गार्ड्स की नज़रों से बच भी जाता तो कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि चारों तरफ समंदर की लहरें और ठंडा पानी था। उस पानी में छलांग लगाना मतलब खुद की जान लेना, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा उस ठंडे पानी में कोई तैर नहीं सकता था। इसीलिए अल्काट्राज़ को एक एस्केप प्रूफ प्रिजन कहा जाता था, यानी कि एक ऐसा जेल जहाँ से कोई भाग ही नहीं सकता। अब हम मिलेंगे इस कहानी के नायकों से। पहला था फ्रैंक ली मॉरिस, जो बचपन से ही क्रिमिनल माइंडेड था और सिर्फ 13 साल की उम्र से ही क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। पर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसके क्राइम भी बड़े होते गए। मॉरिस को एक बार बैंक रॉबरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था। 10 साल के लिए उसे लुजियाना जेल भेजा गया, मगर वो लुजियाना जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो जाता है। इसके 1 साल बाद ही उसे दोबारा से पकड़ लिया गया। जनवरी 1916 को फ्रैंक मॉरिस को अल्काट्राज़ जेल भेज दिया गया। अल्काट्राज़ पहुंचते ही उसकी मुलाकात पहले से ही सज़ा काट रहे कैदी एलन वेस्ट से होती है, जो इस कहानी का दूसरा नायक है। वैसे तो एलन वेस्ट को कार चोरी के जुर्म में पकड़ा गया था और उसे फ्लोरिडा जेल भेजा गया था। फ्लोरिडा जेल से भागने की कोशिश करते हुए उसे फिर से पकड़ा गया और मॉरिस के आने से 3 साल पहले अल्काट्राज़ जेल भेज दिया गया था। फ्रैंक मॉरिस एलन वेस्ट को पहले से ही जानता था, क्योंकि वो सज़ा काटने के दौरान पहले भी मिल चुका था। इसके बाद 24 अक्टूबर 1960 जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन नाम के 2 कैदी अल्काट्राज़ पहुंचते, जो इस कहानी के तीसरे और चौथे नायक बने। जॉन और क्लैरेंस आपस में दोनों सगे भाई थे, और इन दोनों भाइयों को भी बैंक रॉबरी के चक्कर में पकड़ा गया था। इत्तेफाक से ये दोनों एंगलिन भाई फ्रैंक मॉरिस और एलन वेस्ट को पहले से ही जानते थे। तो आप सब जानते ही है, जब मिल बैठे 4 दोस्त तो महफिल तो जमी जाती है। तो उनकी अच्छी दोस्ती बन गई थी सजा काटने के दौरान। अल्काट्राज़ में हर एक कैदी को अलग सेल में रखा जाता था, और दिन में 13 बार उन कैदियों की गिनती भी की जाती थी। वैसे तो इस जेल के सारे नियम और सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा सख्त थे, फिर भी जेल में रहने वाले कैदियों के लिए सारी सुविधाएं भी दी जाती थी। जिनको पेंटिंग का शौक़ होता था उन्हें पेंटिंग पढ़ाया जाता था, और जिन्हें म्यूज़िक का शौक़ होता था उन्हें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाने दिए जाते थे। इसके अलावा उस जेल में रात को हर रोज़ 1 से 1.5 घंटे म्यूज़िक टाइम होता था, जिसमें सभी कैदी अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। फ्रैंक मॉरिस को भी म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। जो लोग पहले ही जेल जा चुके हैं उनको पता ही होगा कि जेल में सब लोगों से काम भी करवाया जाता है और उनको उनका वेतन भी दिया जाता है, ताकि उनके दिमाग में कोई खुरापाती आइडियाज़ ना आ पाए।
तो वो जो फ्रैंक मॉरिस था उसे लाइब्रेरी में काम मिला था, क्लैरेंस एंगलिन को कैदियों के बाल काटने का काम दिया गया था और एलन वेस्ट को पूरे बी ब्लॉक की सफाई का और सेल की पेंटिंग वगैरह की जिम्मेदारी थी। इस दौरान हुआ ये, जब वो बी ब्लॉक की सफाई कर रहा था तो उसकी वजह से छत से बहुत सारी धूल मिट्टी नीचे गिरने लगी। उसके बाद जेल अथॉरिटीज को जैसे ही ये पता चला तो उन्होंने वहाँ पे पर्दे लगाने की इजाजत दे दी ताकि धूल मिट्टी नीचे ना गिरे। इसके बाद 12 जून 1962 की सुबह 7:15 पर रोज की तरह हर कैदी को गिनने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और सबको उसी वक्त उठना भी होता है। तो उसी टाइम पे एक गार्ड सभी कैदियों को गिनते गिनते एलन वेस्ट के सेल के पास पहुंचता है। तो एलन वेस्ट तो उसे वहां पे मिल जाता है, तो एलन वेस्ट के सेल से वो आगे निकल जाता है। आगे वाले सेल में जाते ही जो सेल फ्रैंक मॉरिस का था तो वो देखता है कि फ्रैंक मॉरिस अभी तक सो रहा है। उसके बाद गार्ड फ्रैंक मॉरिस को उठाने की कोशिश करता है, 2-4 बार आवाज लगाता है, डंडा सेल के दरवाजे पे बजाता है, तब तक वहां से कोई फ्रैंक मॉरिस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर गार्ड गुस्से में आके डंडा उसके सर पे मारता है। डंडा सर की ऊपर लगने की वजह से सर बेड से नीचे गिर जाता है। देखते ही गार्ड की फटके 4 हो जाती है और वो तुरंत सीटियां बजाना शुरू कर देता है कि कहीं ये मर तो नहीं गया। और जैसे ही सारे गार्ड्स वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और दरवाजा खोला जाता है तो वो देखता है कि उसका सर तो वो नकली है और फ्रैंक मॉरिस तो वहाँ पे है ही नहीं। तब तक हर जगह छानबीन शुरू हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि एंगलिन भाई भी वहाँ पे मौजूद है नहीं है, वो लोग जेल तोड़कर भाग चुके हैं। उसके बाद अल्काट्राज जेल में सायरन बजना शुरू हो जाता है और उनकी खोजबीन शुरू की जाती है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। पुलिस वाले यहाँ से वहाँ भाग रहे कि ये लोग चले कहाँ गए। फौरन पूरे टापू पर खोजबीन मुहिम शुरू कर दी जाती है और इन लोगों के सेलों को भी खंगाला जाता है। तो वहाँ पे एक चौंकाने वाली चीज़ उन्हें मिल जाती है। उन्होंने देखा कि उन तीनों के सेल के पीछे की जो दीवार है उसमें नीचे की तरफ से एक बड़ा सुराख है और वो सुराख इतना बड़ा था कि कोई भी इंसान उसमें आसानी से आ जा सकता है। फिर वहाँ के गार्डों ने बाकी कैदियों के भी सेल खंगालना शुरू कर दिया और जब वो गार्ड एलन वेस्ट के सेल में पहुँचे तो उन्होंने देखा उसके सेल के पीछे भी ठीक वैसा ही सुराख है जो उन बाकी तीनों के सेल के अंदर था। उसके बाद एलन वेस्ट को उठाया जाता है और पूछताछ शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो उसने कोई भी चीज़ जानने के लिए मना ही कर दिया, पर आखिरकार अथॉरिटीज़ के प्रेशर में आकर उसने सारी चीज़ें बताना शुरू कर दी। जैसे ही वो कहानी शुरू करता है सबके होश उड़ जाते हैं। पूरी कहानी ये थी, जब 2 साल पहले 1960 में फ्रैंक मॉरिस अल्काट्राज जेल आया था तो शुरू से उसके दिमाग में था कि वो जेल तोड़कर भागना चाहता है। उसके बाद उसकी मुलाकात एलन वेस्ट से होती है और फिर जॉन और क्लैरेंस एंगलिन से, क्योंकि मॉरिस एलन एंगलिन भाइयों को पहले से ही जानता था, इसलिए वो उन्हें भी अपना प्लान बताता है और उन तीनों को अपने प्लान में शामिल कर लेता है। इसके बाद ये लोग अल्काट्राज जेल से बाहर निकलने का तरीका ढूंढने लग जाते हैं। और जैसे मैंने आपको कहानी में बताया था कि एलन वेस्ट जो है जेल में सफाई का काम करता था, तो इसी सफाई के दौरान उसे एक बार बी ब्लॉक के सेल के ऊपर जो छत है उसमें वेंटिलेशन होल मिलता है जो कि सीमेंट से सील नहीं था और जो उसमें जाली लगी थी उसी अगर किसी तरह से हटा दिया जाए तो वो उस वेंटिलेशन के ज़रिए बड़ी आसानी से निकल सकते थे। उसके बाद एलन ये बात मॉरिस को बताता है, पर यहाँ दिक्कत ये थी कि जो वेंटिलेशन होल था वो बी ब्लॉक में था और एंगलियन भाइयों के तो सेल्स जो थे बी ब्लॉक में ही थे, पर बाकी 2 लोगों के नहीं थे। तो जेल प्रशासन से अपने सेल को बदलने की अनुमति मांगी। उसके बाद उसका ट्रांसफ़र भी बी ब्लॉक में हो गया। अब उन्होंने अपना काम शुरू करना था। अब उनका प्लान ये था कि किसी तरह से दीवार में एक सुराग बनाया जाए और उसके ज़रिए गैलरी में पहुंच सकते थे जो ठीक उस दीवार के पीछे थी, मगर इतनी मोटी दीवार में छेद करना बहुत मुश्किल था। उसके बाद उन लोगों ने देखा कि उस दीवार के नीचे की तरफ एक छोटा सा खिड़की था। उन्होंने सोचा कि अगर इसी खिड़की को साइज़ अगर चौड़ा कर दिया जाए तो उसमें से आसानी से वो बाहर निकल सकते हैं। फिर इसके बाद उन लोगों ने जेल से छुरी, चम्मच, आरी जो भी चीज़ें मिले वो जमा करना शुरू कर दिया। इसमें बाकी कैदियों ने भी उनकी मदद की थी।
और फिर उन ब्लेड और चम्मच की मदद से मॉरिस, एलन और एंगलिन भाई ने अपनी दीवारों को रोज खोदना शुरू कर दिया। पर जाहिर सी बात है कि इससे शोर होने लगा था और ये काम जो है काफी दिनों तक चला, तो इस बात का भी डर था कि कोई गार्ड ना देख ले, तो इसलिए उन्होंने एक गत्ते को पेंट करके उसके सामने चिपका दिया ताकि वो जब भी खुदाई करते तो गत्ते को हटा लेते, फिर अपना काम शुरू करते और फिर काम पूरा होते ही गत्ते को फिर से उससे ढक देते। आखिरकार कुछ महीनों बाद इन लोगों ने अपने जेल के सुरागों को चौड़ा कर लिया था। अब वो लोग इस सुराग से निकलकर बाहर जा सकते थे, यानी कि गैलरी में, और वहां से पाइप से चढ़कर ऊपर छत पर भी पहुंच सकते थे। अब अगली मुश्किल थी समंदर से निकलना, उस ठंडे पानी से और लहरों से बचना। इसके लिए भी उन्होंने एक जुगाड़ लगा रखा था। उन्होंने ये प्लान किया हुआ था कि करीबन 50 से ज़्यादा रेनकोट चुराए जाए और उन रेनकोट के जरिए लाइफ जैकेट और बोट बना लिया जाए। पर इतने सारे रेनकोट छुपाने के लिए भी उनको जगह की ज़रूरत थी। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि धूल मिट्टी गिरने के कारण प्रशासन ने वहाँ पे पर्दा लगाने की इजाज़त दे दी थी, तो उसके आड़ में वो लोग कुछ भी कर सकते थे। तो उन लोगों ने 50 जैकेट धीरे धीरे जमा करने शुरू कर दिए और छत के ऊपर जो है रखना शुरू कर दिया। इसके बाद वो धीरे धीरे उन जैकेट्स पर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे 2-2 लोग एक बारी में ही जा सकते थे, पर फिर भी पकड़े जाने का बहुत डर था। तो उन लोगों ने टूथपेस्ट, साबुन, टॉयलेट पेपर और धूल मिट्टी से 4 नकली सर बना लिए ताकि वो जब भी ऊपर जाए तो वो सर बिस्तर पर रखकर वो निकल जा सके। उसके बाद वो अपने अपने सर का पुतला बिस्तर के नीचे रखते थे और चादर और तकिए के जरिए बॉडी का शेप बना लिया करते थे और उसके बाद वो अपना काम करने निकल जाते थे। अगले कई दिनों तक ये चीज़ वो रोज़ करने लगे। उस दौरान उन्होंने रेनकोट्स के जरिए लाइफ जैकेट बनाई और 6 बाई 14 फुट की एक बड़ी सी नाव भी बना ली। नाव बनाने के लिए उन्होंने कई रेनकोट को काट कर सुई से सिला और फिर उसे स्टीम पाइप के जरिए सील भी कर दिया ताकि वहां से हवा ना जा पाए। इसके अलावा उन्होंने जेल से कुछ लकड़ियां चुरा कर 4 पतवारें बनाई और रोज वो छत पर जाकर वेंटिलेशन ग्रिल के बोल्ट भी ढीले करने लग गए। 1961 में उन्होंने अपनी इस प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया था। मंडे का दिन 11 जून 1962 की रात को जब कैदियों की गिनती के बाद लगभग 9:30 बजे तक लाइटें बंद हो गई तो इन चारों ने सबसे पहले अपने पुतले बिस्तर के ऊपर रखे और दीवार में बने रास्ते के जरिए गैलरी में पहुंचे। मगर एलन वेस्ट ने जो अपनी दीवार में खिड़की बनाई थी उसको सीमेंट के जरिए सील किया हुआ था और वो तब तक सख्त हो गया था और उसे हटाने में उसे खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था तो इन लोगों ने प्लान किया कि 3 लोग वेंटिलेशन ग्रिल के स्क्रू ढीले करेंगे और वेंटिलेशन का ग्रिल हटा देंगे। वेंटिलेशन ग्रिल हटाने के बाद वो लोग करीबन 50 मिनट तक वेट करते रहे पर एलन का कोई पता नहीं चला। उसके बाद उन लोगों ने प्लान किया कि एलन तो आ जाएगा, हम लोग निकलते हैं। उसके बाद वो छत से 50 फीट जो पाइप लगी हुई थी वहाँ से वो नीचे उतरते हैं और 10-10 फीट की जो दीवारें थी तारों की वो चढ़कर निकल जाते हैं। वो लोग जैसे तैसे चोरी छुपे समुंदर तक पहुंच गए। फिर मॉरिस ने अपना कॉन्सर्टीना निकाला जो कि वो म्यूजिकल क्लास में बजाया करता था। दरअसल मॉरिस ने वो कॉन्सर्टीना खासकर इसलिए बजाना शुरू किया था ताकि बाद में वो उसके ज़रिए नाव में हवा भर सके। कॉन्सर्टीना के ज़रिए नाव में हवा भरने के बाद उन्होंने नाव को समंदर में उतारा। इधर एलन अपनी विंडो को सील करने की वजह से फंस गया था और वो निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था पर उसके बावजूद उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी। एक तरफ ये 3 लोग फरार हो चुके थे और एलन पकड़ा गया था। उन लोगों को कई जगह ढूंढा गया, पूरा समंदर छान मार लिया गया पर कहीं सुराग नहीं मिल पाया था। तब अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी FBI को भी इसमें शामिल कर लिया गया। जब FBI को कहानी का पता चला वो भी फ्रैंक मॉरिस और उसके साथियों का फुल प्रूफ प्लान सुनकर दंग रह गई। उसके बाद FBI ने इकलौते गवाह एलन वेस्ट को समुंदर में जाने के बाद उसका प्लान क्या था उसके बारे में पूछा। एलन की बात सुनने के बाद FBI ने भी अपने पूरे जोरों शोरों से तीनों कैदियों की तलाश शुरू कर दी। देखते ही देखते ये खबर पूरे अमेरिका में फैल गई और इस खबर ने पूरे अमेरिका में भूचाल मचा दिया, क्योंकि एक ऐसा जेल जिसे कहा जाता है कि कोई तोड़ नहीं सकता और जिस अल्केट्राज को अमेरिका एस्केप प्रूफ कहता था, उस जेल को तोड़कर कुछ लोग भाग गए। फिर उसके अगले ही दिन यानी 14 जून 1962 को FBI को एंजल टापू के पास
समुद्र में तैरता हुआ एक छोटा सा बैग मिलता है और वो बैग उसी रेनकोट से बनाया था जो उन्होंने जेल से चुराए थे। उस बैग के अंदर FBI ने एंगलिन भाइयों के परिवार की फ़ोटो मिलती है और इसके अलावा उस बैग में कुछ उनके पर्सनल चीज़ें भी मिल जाती हैं। इसके अलावा इन तीनों के बारे में कोई खबर नहीं मिलती। उसके ठीक कुछ दिनों बाद FBI को अपने मुखबिरों के ज़रिए खबर मिलती है कि एंगलिन भाई को ब्राज़ील के क्लब में देखा गया है। ये खबर मिलते ही FBI फ़ौरन अपनी एक टीम को ब्राज़ील भेजती है। अगले कई दिनों तक उनकी छानबीन करती है और ये कहते हुए केस क्लोज कर देती है कि उस रात जेल से भागने के बाद इन तीनों की मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने जो बोट बनाई थी वो इतनी मजबूत नहीं थी कि समुद्र की लहरें झेल सके। इसलिए वो सभी पानी में डूब गए होंगे और एक बार को उन्होंने अगर तैरकर समंदर पार करने की कोशिश की होगी तो भी वो बच नहीं सकते, क्योंकि समुद्र का पानी इतना ठंडा था कि उनका बच पाना नामुमकिन था। के अलावा एलन वेस्ट ने बताया था कि वहाँ से निकलने के बाद वो एक कार और कपड़े चुराएंगे, मगर उस रात कोई भी चोरी नहीं हुई थी। इसलिए FBI ने US मार्शल सर्विसेज को ये केस सौंपते हुए अपने रिकॉर्ड से ऑफिशियली इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद इस केस के बारे में कई सारी थ्योरीज निकली, पर वो कौन सी सच है कौन सी झूठ ये बताया नहीं जा सकता। सारी थ्योरीज संभावनाओं पर आधारित है और अगर उस दिन वो बच निकलने में कामयाब रहे हैं तो ये इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजन ब्रेक माना जाएगा। चलिए दोस्तों, इस कहानी को यही ख़त्म करते हैं और अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।